नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देखते हैं। पहला प्रश्न था, शिक्षा की वार्षिक स्थिति पर रिपोर्ट यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह रिपोर्ट 2011 की जनगणना को सैंपलिंग फ्रेम के तौर पर उपयोग करती है। 2. ASER 2021 16वां संस्करण फोन आधारित पहला ASER सर्वेक्षण है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, जगन्नाथ मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका निर्माण चालुक्य वंश के राजा अनंत वर्मन चोडगंग ने करवाया था। 2. इस मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहते हैं। 3. यह 4 धाम तीर्थ यात्राओं का एक हिस्सा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2 और 3। अगला प्रश्न था, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार यानी ASD के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसके लक्षणों में सामाजिक संवाद में परेशानी, प्रतिबंधित रुचियां और दोहराव वाला व्यवहार आदि शामिल है। 2. यह किसी व्यक्ति के जीवन की किशोर अवस्था के दौरान होने वाला विकार है। 3. यह एक प्रकार की मानसिक मंदता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज यानी SSC विश्व शौचालय दिवस समारोह के हिस्से के तौर पर शुरू किया गया 1 सप्ताह तक चलने वाला जागरूकता अभियान है। 2. इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, चर्चा में रहे बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड यानी B3W का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त तौर पर वर्णन करता है? इसका सही जवाब था G7 देशों की एक पहल। अगला प्रश्न था, सिडनी डायलॉग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की एक पहल है। 2. इस डायलॉग में डॉक्टर S जयशंकर ने भारतीय प्रौद्योगिकी विकास और क्रांति विषय पर संबोधन दिया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, भारत के फार्मा क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाएं प्रदान करने वाला सबसे बड़ा देश है। 2. मात्रा के हिसाब से फार्मास्यूटिकल उत्पादन के मामले में विश्व स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर है। 3. 2021 में भारत के घरेलू फार्मास्यूटिकल मार्केट दवा बाजार के लगभग 42 अरब डॉलर होने का अनुमान है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? इसका सही जवाब था 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, खबरों में रही वाटर हीरोज प्रतियोगिता निम्नलिखित में से किस संगठन या संस्थान द्वारा शुरू की जाएगी? इसका सही जवाब था जल शक्ति मंत्रालय। अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय वैज्ञानिक और तकनीकी राजभाषा संगोष्ठी यानी नेशनल साइंटिफिक एंड टेक्निकल राजभाषा सेमिनार 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका आयोजन डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च यानी DIHAR द्वारा किया जाता है। 2. 2021 में इसका आयोजन चंडीगढ़ में किया जा रहा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अंतिम प्रश्न था, रेजांगला युद्ध यानी रेजांगला वॉर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. रेजांगला वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर स्थित एक पहाड़ी दर्रा है जिस पर चीन अपनी सीमा के तौर पर दावा करता है। 2. 13 कुमाऊं रेजिमेंट टुकड़ी का नेतृत्व मेजर शैतान सिंह ने किया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक की अवधि के लिए है। 2. वह केंद्र और राज्य दोनों स्तरों के वित्तीय खातों का ऑडिट करता है। 3. CAG को राष्ट्रपति द्वारा उसी आधार पर और उसी तरीके से हटाया जा सकता है जिस तरह से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। यह भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पर कार्य करता है। यह केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लेखाओं का ऑडिट करता है, इसलिए कथन तो सही है। वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में कार्यपालिका अर्थात मंत्री परिषद की संसद के प्रति
जवाबदेही कैग की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के जरिए सुनिश्चित की जाती है। भारत का राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा कैग की नियुक्ति करता है। कैग का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होता है। इसलिए कथन 1 सही है। हटाया जाना, कैग को राष्ट्रपति द्वारा उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाता है जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। इसलिए कथन 3 सही है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण नहीं करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 और 3, यानी सभी कथन सही हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, इंदिरा गांधी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष पद संभालने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी। 2. उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री के तौर पर कार्य किया। 3. वह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती पर यानी 19 नवंबर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इंदिरा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रमुख शख्सियत के तौर पर थी। वह भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री के तौर पर जानी जाती हैं। इसलिए कथन 3 सही है। वह भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज में हुआ था। 1950 के दशक के अंत में उन्होंने INC यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। हालांकि भारतीय मूल की सरोजिनी नायडू INC की पहली महिला अध्यक्ष थी, अतः कथन 1 गलत है। इंदिरा गांधी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री के तौर पर भी कार्य किया, इसलिए कथन 2 सही है। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद वह प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुई। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी NGDRS पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय या फिर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में भूमि संवाद डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम यानी DIL-RMP पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। मंत्रालय द्वारा नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी NGDRS पोर्टल और डैशबोर्ड भी लॉन्च किया गया। एक संशोधित कार्यक्रम DIL-RMP को कैबिनेट द्वारा 21 अगस्त 2008 को देश में भू अभिलेख प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए अनुमोदित किया गया था। अर्थात नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम यानी NLRMP का नाम अब डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम यानी DIL-RMP कर दिया गया है, इसलिए विकल्प ए सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स यानी ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2021 निम्नलिखित में से किस संगठन या संस्थान द्वारा जारी किया गया है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, ट्रेस, भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन या फिर विश्व आर्थिक मंच? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ट्रेस। हाल ही में रिश्वत रोधी मानक निर्धारण संगठन ट्रेस द्वारा रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स 2021 जारी किया गया। यह 194 देशों, क्षेत्रों यानी टेरिटरीज और स्वायत्त एवं अर्ध स्वायत्त क्षेत्रों में व्यापारिक रिश्वतखोरी जोखिम को मापता है। मूल रूप से यह 2014 में दुनिया भर में व्यावसायिक समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वाणिज्यिक रिश्वतखोरी के जोखिमों के बारे में अधिक विश्वसनीय और सूक्ष्म जानकारी के संदर्भ में प्रकाशित किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, वीडेम इंस्टीट्यूट, गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय स्वीडन और विश्व आर्थिक मंच सहित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित के संगठनों से प्राप्त प्रासंगिक डेटा एकत्र करता है, इसलिए विकल्प बी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, ट्रेस।
अगला प्रश्न है, स्वदेशी साइंस मूवमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान इसकी शुरुआत हुई थी। 2. इसकी शुरुआत गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो, यानी दोनों कथन गलत हैं। हाल ही में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी MOES ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी IISF का 7वां संस्करण लॉन्च किया। गौरतलब है कि 1991 में अखिल भारतीय स्तर पर स्वदेशी विज्ञान आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया था। इसे विज्ञान भारती नाम दिया गया, इसलिए कथन एक गलत है। इसका एक मकसद युवा वैज्ञानिकों को अधिक रचनात्मकता और मौलिकता के लिए प्रेरित करना है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में कुछ प्रख्यात वैज्ञानिकों द्वारा प्रोफेसर KI वसु के मार्गदर्शन में शुरू किया गया था, इसलिए कथन 2 गलत है। इस आंदोलन ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी और एक राष्ट्रीय संगठन के तौर पर उभरा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। अगला प्रश्न है, अमेजन वर्षावनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अमेजन वर्षावन दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। 2. यह पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरे हुए हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, केवल एक। ब्राजील की अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी INPE की एक रिपोर्ट के मुताबिक वनों की कटाई में पिछले 1 साल में लगभग 22% की वृद्धि हुई है। ब्राजील के अमेजन वर्षावन में वनों की कटाई 15 वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। अमेजन वर्षावन वृहद उष्णकटिबंधीय वर्षावन है जो दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में अमेजन नदी और इसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र यानी बेसिन में फैले हुए हैं, इसलिए कथन एक सही है। यह एक विशाल क्षेत्र में फैले हुए हैं। ब्राजील, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना। यह उष्णकटिबंधीय वन क्लोज्ड कैनोपी वन यानी क्लोज्ड कैनोपी फॉरेस्ट होते हैं जो भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में लगभग 28 डिग्री तक वृद्धि करते हैं। यह बहुत आर्द्र क्षेत्र है और यहाँ प्रति वर्ष 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इस तरह के वन एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और कुछ प्रशांत द्वीपों में भी पाए जाते हैं। अमेजन वर्षावन ब्राजील के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% हिस्सा है। यह उत्तर में गुयाना हाईलैंड्स, पश्चिम में प्रशांत महासागर नहीं एंडीज पर्वत, दक्षिण में ब्राजील के केंद्रीय पठार और पूर्व में अटलांटिक महासागर से घिरा है। अतः कथन 2 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 1 चाड, 2 कैमरून, 3 लीबिया, 4 बेनिन, 5 टोगो। उपर्युक्त देशों में से कौन से देश नाइजीरिया के साथ सीमा साझा करते हैं? केवल 1, 2, 3 और 5, केवल 1, 2 और 4, केवल 2, 3, 4 और 5, या फिर केवल 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, केवल 1, 2 और 4। हाल ही में उत्तर पश्चिमी नाइजीरियाई राज्य सोकोतो में बंदूकधारियों ने साबोन बिरनी इलाके के कई गांवों पर हमलों में कम से कम 21 लोगों की हत्या कर दी है। नाइजीरिया पश्चिम अफ्रीका का एक देश है। यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यह भौगोलिक रूप से उत्तर में साहेल और दक्षिण में गिनी की खाड़ी अटलांटिक महासागर के बीच अवस्थित है। नाइजीरिया की सीमा उत्तर में नाइजर, उत्तर पूर्व में चाड, पूर्व में कैमरून और पश्चिम में बेनिन से लगती है। नाइजीरिया एक संघीय गणराज्य है। इसकी राजधानी अबुजा है, इसलिए विकल्प बी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, केवल 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अर्जुन सहायक परियोजना और मसगांव चिल्ली स्प्रिंकलर परियोजना राजस्थान से संबंधित है। 2. राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व झांसी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। 3. यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण DRDO द्वारा किया जा रहा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2, या फिर केवल 3। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, केवल 2।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 19 नवंबर को उत्तर प्रदेश के महोबा और झांसी दौरे में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं से बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की कमी की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी और किसानों को भी राहत मिलेगी। इन परियोजनाओं में अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली बांध परियोजना, भावनी बांध परियोजना और मसगांव चिल्ली स्प्रिंकलर परियोजना शामिल है। इसलिए कथन 1 गलत है। प्रधानमंत्री राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में रक्षा क्षेत्र की कई पहलों का भी शुभारंभ करेंगे। यह पर्व इस महीने की 17 से 19 नवंबर के बीच झांसी में आयोजित किया जा रहा है। इसलिए कथन 2 सही है। यह आजादी का अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के झांसी नोड पर 400 करोड़ रुपए की परियोजना की आधारशिला भी रखी। यह परियोजना भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। इसलिए कथन 3 गलत है। इसका मकसद एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के लिए प्रणोदन प्रणाली विकसित करने हेतु एक संयंत्र स्थापित करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, केवल 2। अगला प्रश्न है, भारत के विमानन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI की स्थापना 1995 में हुई थी। 2. भारत में पहली वाणिज्यिक उड़ान इलाहाबाद प्रयागराज के पोलो ग्राउंड से रवाना हुई। 3. भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर उपर्युक्त सभी? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। हाल ही में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विंग्स इंडिया 2022 पर एक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। जान लेते हैं भारत में विमानन क्षेत्र के बारे में। भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा घरेलू उड्डयन विमानन बाजार बन गया है। इसलिए कथन 3 गलत है। 1911 में पहली वाणिज्यिक उड़ान इलाहाबाद के पोलो ग्राउंड से डाक लेकर नैनी के लिए रवाना हुई। इसलिए कथन 2 सही है। AAI की स्थापना 1995 में हुई थी। इसलिए कथन 1 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनिटी को निम्नलिखित में से किस मूर्तिकार ने बनाया है? राजेंद्र विश्वनाथन, श्री राम सुतार, अनीश कुमार या फिर रविंद्रनाथ सिंह? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, श्री राम सुतार। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के झांसी में अटल एकता पार्क का उद्घाटन किया। इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। पार्क को लगभग 11 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। इसमें एक पुस्तकालय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक प्रतिमा भी होगी। प्रतिमा का निर्माण प्रसिद्ध मूर्तिकार श्री राम सुतार ने किया है। यह गुजरात के स्टैचू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार भी हैं। इसलिए विकल्प बी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, श्री राम सुतार। अंतिम प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश को 2022 के बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक से निलंबित कर दिया है? रूस, अमेरिका, उत्तर कोरिया या फिर भारत? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, उत्तर कोरिया। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन ने चीन के बीजिंग में 2022 के शीतकालीन ओलंपिक के कूटनीतिक तौर पर बहिष्कार की बात कही है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC द्वारा उत्तर कोरिया को 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक से औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया गया था। यह निर्णय उत्तर कोरिया द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान टोक्यो जापान ओलंपिक खेलों में टीम भेजने से इंकार के परिणाम स्वरूप लिया गया। अतः विकल्प सी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, उत्तर कोरिया। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. रूस और अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े शेल ऑयल उत्पादक देशों में हैं। 2. वर्तमान में भारत में शेल ऑयल और शेल गैस का उत्पादन नहीं होता है। 3. शेल ऑयल को टाइट ऑयल के तौर पर भी जाना जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।